हाँ जी, मेरे हाथ में है सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर जो आज हुआ था 2 जनवरी के दिन। पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। कई सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी सही नहीं थी। पेपर वॉज वेरी सिंपल। एक दो क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा था, एक एलएलपी वाला क्वेश्चन और एक पार्टनरशिप, जिसमें सभी बच्चों की सांसें अटकी हुई हैं कि पता नहीं पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इसमें लॉ का ही सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बीसीआर के भी कुछ एमसीक्यूज वगैरह के मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए। अगर आप मैथ से ऑलरेडी डर रहे हैं और लॉ के पेपर को लेके आपका पेपर गया है खराब, तो इस वीडियो को मत देखिएगा। पता चले आपने एक दो आंसर गलत लगाए और आप डिमोटिवेट हो जाए, तो पहले ही मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देता हूं आपको कि आप मैथ की तैयारी करने लग जाइए। और अगर आप मैथ का पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हैं नॉन मैथ स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड में जरूर आ जाइएगा, स्किप करके बिल्कुल लास्ट के 1-2 मिनट में, और देखिएगा मैथ के लिए मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कुछ स्पेशल नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए बना के रखा है। तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर उसके आपके आंसर्स बताता हूं। पहली चीज, क्वेश्चन जो आया आपका टीओजी वाला क्वेश्चन जो है, ये आया आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये, और उसके अंदर आपका सेक्शन 59, 60 और 61 तीन सेक्शंस इसके अंदर होते हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन बेस था वो 61 के ऊपर था, वेयर नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स। अब इसमें एक कैच था क्वेश्चन के अंदर, दो ऊपर की अमाउंट में लिखा हुआ टाइम बार्ड और टाइम बार्ड। अब सवाल यह है टाइम बार्ड हुआ कब। आपको भी पता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में आप एप्रोप्रिएट उसी अमाउंट से कर सकते हो जो एक लॉफुल डेट होगा एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो देखिए जरा ध्यान से, ये टाइम बार्ड हुए 1 जुलाई 2023 को, लेकिन जो आपको पेमेंट मिल रही है वो 1 अप्रैल 2023 को मिल रही है। तो ये जो अमाउंट्स लिखी थी, ये जो डेट्स लिखी थी, ये था जुमला, और आपको इसको इग्नोर करना है। दिस इज ऑल्सो लॉफुल डेट, दिस इज ऑल्सो लॉफुल डेट, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, ऑल द अमाउंट्स आर शोन हियर आर लॉफुल डेट्स। और अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। जी ने एक पेमेंट की है, मेंशन्ड बिलो विदाउट एनी नोटिस रिगार्डिंग हाउ टू एप्रोप्रिएट द अमाउंट, दैट मींस कि सेक्शन 59 गोज आउट ऑफ द पिक्चर। इसका मतलब आपके क्रेडिटर ने, आपका जो डेटर है उसने पैसे देते समय इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि विच डेट इज टू बी एप्रोप्रिएटेड। नेक्स्ट, in such a situation, how appropriation of the payment is done against the debtor as per the provision in Indian Contract Act by assuming T has also not appropriated. By this statement, section 60 also goes out of the window. Now only section left is section 61, where the debt is to be discharged will be in order of time. तो in order of time में जो पहले अमाउंट हुई है 1 जुलाई, 1 अप्रैल 2022, ध्यान रखना ये सीक्वेंस में नहीं है। तो जो पहली अमाउंट होगी जहां पर आप इसे एप्रोप्रिएट कर रहे होगे वो होगी 1 अप्रैल 2022 वाले डेट के लिए 12,500 पहला चेक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो अमाउंट आएगी वो आपकी 1 जुलाई वाली आएगी, मतलब ये वाली अमाउंट 5,000 वाली। चेक कितने का था? 4,000 का। तो नेक्स्ट अमाउंट इससे एप्रोप्रिएट करेगा, 1,000 बैलेंस इसका शो होगा। इसका ये सही आंसर है। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे ने लास्ट के कंक्लूजन करते समय कोई गलती कर दी है लेकिन प्रोविजन पूरा ठीक ठीक बताया था 59, 60, 61, तो आप मान के चलेगा 2 से 2.5 से 3 नंबर में आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन चेकर। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ये आया आपका होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी से और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन से। सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो नोन एज, जो भी आपका प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स स्टेट है ये, कंट्री होल्डिंग, जिसमें 48 लाख के शेयर हैं वाई लिमिटेड के। पेड अप शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड की 9.5 है। जब आप 9.5 लाख से और इसमें 4.8 लाख से, इसका मतलब क्या ये 50% से ज्यादा है? आंसर इज यस, दिस इज मोर देन 50%। ये 50% से ज्यादा है क्योंकि 9.6 हो जाएगा, ये 48 96 हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स, तो पहले इसने बताया कि पहले जो एक स्टेट गवर्नमेंट है एक्स की, मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये होल्ड करती है वाई लिमिटेड में शेयर। That means Y Limited is a subsidiary company of state government. That means Y Limited is also a government company. Next, Y Limited directly holds 2,50,600 shares of Z Limited, which is also having share capital of 5 crore in the form of 5 lakh shares. तो Y Limited भी Z Limited में shares hold करती है, और ये जो शेयर्स होल्ड करती है, क्या ये 50% से ज्यादा है? आंसर इज यस, 50% से ज्यादा है। 5 लाख शेयर और ये 2.5 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब जेड लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड की। और आपको एक रूल पता होगा, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है। इस बात को लैंग्वेज में लिखना था आपको। और जेड लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी वाई लिमिटेड की भी होगी और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी, और इसे गवर्नमेंट कंपनी भी बोलेंगे। इसका ये कंक्लूजन आपको बताना था। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटीज एज पर द सेल्स ऑफ गुड। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आई होप आपने कर दिया होगा। 4 इंप्लाइड वारंटीज आपको यहां पर बतानी थी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस टाइटल्स एंड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये आपका जो क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, एक होता है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जैसे मैं इसका आंसर बताता हूं आपको कैसे लिखना था। एग्रीमेंट ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये टॉपिक आता है, और जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं
ये है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स, ये आपको लैंग्वेज इसके अंदर लिख के आनी थी। और एक आपका पॉइंट है आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, उसमें ये लैंग्वेज आपको लिख के आनी थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ज्यादातर बच्चे जो है इनको छोड़ के जाते हैं, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले स्पेशली इनको छोड़ के जाते हैं, तो उन्होंने 7 नंबर के लिए पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट आते हैं, हालांकि एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन होता है तो आप इसको छोड़ भी देते तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इस वाले क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन ने चेंज पूछा है कि अगर पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन है तो उसमें चेंज कैसे करा के आएंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा था, मेरे हिसाब से वो क्या करना था, पार्टनर्स रिलेटेड रूल बताने थे कि एक एलएलपी में पार्टनर्स कितने होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होते हैं, उसके बाद अगर चेंज है तो क्या उसमें चेंज कर सकते हैं। आंसर इज यस। टाइम लिमिट बता देते कि कितने से बिलो नहीं जा सकते थे, और जब चेंज हो जाएगा तो आपको आरओसी को 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है। बस ये सिंपल आंसर लिखना था, आपको कंफ्यूज नहीं होना था इसके अंदर। नेक्स्ट, discuss the rule regarding partners implied authority to bind the firm for this act, also explain the situation where partners had no implied authority to bind the firm। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इंप्लाइड अथॉरिटी की एक्सेप्शंस आपको बतानी थी कि बताइए कौन कौन से ऐसे सेक्शंस होते हैं, और जो मैंने सुपर 40 वाली लिस्ट बताई थी अभी बताऊंगा उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, उनकी एक्सेप्शंस में इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर वाला क्वेश्चन मैंने लिखा था कि आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब मोबाइल फोन वर डिस्प्लेड इन द शॉप विद द प्राइस टैग ऑफ। जैसे आपको पता चल जाए कोई चीज डिस्प्ले पे लगाई है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट है, उसमें क्या कर रहा होगा आगे पढ़ लेते हैं। अटैच टू द मोबाइल शॉप द प्राइस डिस्प्लेस वर वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू एमआरपी ऑफ द फोन, व्हाई अ कस्टमर रश टू द कैश काउंटर एंड आस्क द शॉपकीपर टू रिसीव द पेमेंट। बड़ा ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन था, कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है, चिंटू क्वेश्चन था। पैक अप द मोबाइल फोन, शॉपकीपर रिफ्यूज टू हैंड ओवर द मोबाइल फोन टू व्हाई इन कंसीडरेशन ऑफ द प्राइस इंडिकेटेड इन द प्राइस अटैच्ड विद द मोबाइल फोन, व्हाई सीक्स योर एडवाइस वेदर ही कैन sue the shopkeeper। आंसर इज नो। What the customer is doing is responding to an invitation to an offer, और जब वो रिस्पॉन्ड करता है किसी इन्विटेशन टू एन ऑफर के तो आप एक्सेप्टेंस नहीं देते, आप ऑफर देते हो, एंड शॉपकीपर इज फुल्ली एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट योर ऑफर। तो यहां पर जो है आप उसको स्यू नहीं कर सकते और शॉपकीपर जो है वो राइट है, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मार्च को टी रेडी गारमेंट जो है शिमला एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ टी शर्ट्स हैं, यहाँ पर शर्ट्स हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 300 पीसेस ईच के आपको देने थे। नेक्स्ट, जिसका प्राइस जो है 900, 1000 और 1100 के हिसाब से होना चाहिए था, और जिसकी सप्लाई की जो डेट है वो है 31 मार्च 2023। लेकिन हावेवर ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से दिन हुआ है, पहले आप ये करिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट, हावेवर जस्ट 30 दिन पहले जब वो पूरा कर देना चाहिए था, टी रेडीमेड गारमेंट्स शिमला इन्फॉर्म्ड जे रेडीमेड गारमेंट्स दैट द फर्म इज नॉट विलिंग टू सप्लाई, दैट मींस इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, एंटिसिपेटरी ब्रीच। नहीं भी लिखा होगा तब भी चल जाएगा, ब्रीच लिखा होगा तब भी चल जाएगा। At the above rate and due to the rise of the price in the raw material, in the meantime the prices of similar shirts have gone up in the market to 1000, 1100 and 1200। तो आप देख रहे होंगे कि सारे प्राइसेस 100 रुपए से बढ़ चुके हैं। तो अगर आप टोटल में मान के चलें कि 300 पीसेस ईच थे, ईच कैटेगरी के, तो आपको टोटल मिला के 900 पीसेस बेचने थे, और सभी का प्राइस जो है 100 रुपए से बढ़ा है। 900 वाला जो है ये 900 वाला 1000 का हो गया है, 1000 वाला 1100 का हो गया है, और 1100 वाला 1200 का हो गया। तो 900 शर्ट्स का ओवरऑल जो प्राइस है वो 300 रुपए से बढ़ गया है। ये जो अमाउंट आपकी आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 27 कितनी आएगी, ये 3 3 9 9 3 7 और 4 27 2,70,000 आनी चाहिए। आप एक बार अमाउंट आपने कैलकुलेटर पे निकाल ही ली होगी आपने। तो ये जो अमाउंट आपकी आएगी इंक्रीज इन प्राइस, चाहे आपने अमाउंट निकाल के भी ना दिखाए हो, दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। पहले आपको ब्रीच का रेफरेंस देना था, फिर आपको बताना था वो सारे डैमेजेस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं, नेचुरल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं, विच द पार्टी ऑलरेडी न्यू एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस विल रिजल्ट इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस के अंदर मेरे हिसाब से आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली सेक्शन चीजें बतानी थी, और इसमें ब्रीच वाला पॉइंट लिखना था। कुछ बच्चों ने एंटीसिपेटरी ब्रीच भी लिख दिया होगा, तो वो भी बहुत सही है, लेकिन पूरा नहीं बताना था। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच वगैरह आपको पता है, क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 3 मार्क्स की थी, तो बड़ा छोटू चिंटू क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, when an unpaid seller who has the possession of the exercise and right in lien, if he has mentioned circumstances when does he loses the right of lien। ये मैं सुपर 40 के क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मार्क कर चुका था कि लियन वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, कब वो टर्मिनेट होता होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। जो बच्चों सुपर 40 की लिस्ट देख के गए तो उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन उसके अंदर मेंशन था। नेक्स्ट, बी वाले पार्ट में आ जाता हूं मैं। जिन भी बच्चों को डाउट है प्लीज इस वाले पार्ट के आंसर को आप 20 से 25 मिनट स्किप कर दीजिए। आपका पेपर इस क्वेश्चन के बेस पे आप इसे जज मत करिएगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने सही कर दिया। मैं पढ़ाता हूं आपको कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। आईसीआई का इस पर डिफरेंट स्टैंड हो सकता है, इस क्वेश्चन को लेकर मैं पहले ही बता दूं, मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूं, बाकी आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे इसके आंसर सुनने के लिए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट,
State giving reason whether the following are partnership as per the provision. XYZ agree to share divide the profits equally, but the loss if any is to be borne by X alone. जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसमें होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विच इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉसेज ऑल्सो। कुछ बच्चों का स्टैंड फर्स्ट वाले पॉइंट पे ये है कि पार्टनरशिप का जो इंटरनल एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है फ्लेक्सिबल होता है, जैसा मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विच इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉसेज भी है। उस बेस में मेरे हिसाब से कि ये पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में 3 पॉइंट्स आते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉसेज एज वेल। यहां पर अकेला व्यक्ति कर रहा है, उस कंक्लूजन, उस रीजनिंग के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं। नेक्स्ट, X a publisher agrees to publish a book within own expenses written by Y and to pay Y half of the net profit. Does this create a relationship between X and Y? Is Y liable to pay for the dealer for the supply X? तो अब जो उसको डीलर सप्लाई करा, अब देखो मेरी चीज जरा ध्यान से समझना, काफी सारे बच्चों ने इसमें बोला है कि ये पार्टनरशिप है। अब ये पार्टनरशिप मुझे क्यों नहीं लग रही है? मुझे तीनों में से एक भी पार्टनरशिप नहीं लग रही। पहले तो मैं अपना कंक्लूजन बता दूं, मुझे तीनों में से एक भी पार्टनरशिप नहीं लग रही है। क्यों? देखिए, सेकंड वाले का लॉजिक बताता हूं मैं आपको। मेरे हिसाब से आंसर जो दिए जाएंगे वो लॉजिक के हिसाब से भी दिए जाएंगे, तो आपने क्या लॉजिक लिखे हो सकता है ICI उस पर भी आंसर दे। पहली चीज, एक एग्रीमेंट हुआ है, आप ऐसा मान के चलिए रॉयल्टी एग्रीमेंट है कि जैसी बुक सेल होगी जो भी प्रॉफिट होगा उससे आपको आधा दिया जाएगा। प्रॉफिट में भी हिस्से की रॉयल्टी होती है और जो अमाउंट होती है आपको बुक सेलिंग पे देती है वो भी रॉयल्टी होती है। अब क्या एक रॉयल्टी एग्रीमेंट जिसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या आपको यहां पर पूरे क्वेश्चन को पढ़ के एक भी सेंस ऐसा लगा दैट दे आर एंटरिंग इनटू एनी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप? नहीं। मेरी एक प्रिंटिंग प्रेस है, आप छाप के दीजिए, मैं छापूंगा, जो प्रॉफिट होगा आपको दे दूंगा। कोई यहां पर लॉसेस की बात नहीं कही है। अब मेरे हिसाब से यहां पर कहीं भी मुझे लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी दिखाई दे रही है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये भी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ये इसका रीजन है। आपने क्या रीजन लिखा है? दोनों ने इन्वेस्ट किया है, इस तरीके से है, तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग चेक होगा। नेक्स्ट, ABA purchases a tea shop with incurring additional expenses. Next, purchases of utensils, each contributing half of the total expenses. The shop is based on our daily rent. अब जब आप रेंट को लेते हैं, आपको पता होगा कि रेंट से जो भी रेवेन्यू रिसीव्ड होते हैं आपके किसी भी प्रॉपर्टी को लेट आउट करके, तो जस्ट शेयरिंग ऑफ रेंट और जो रेवेन्यू वाला पॉइंट है आपका, उसके बेसिस पे ये एक्सप्रेसली स्टडी मेट में लिखा होगा, आपको पता होगा, तो उस केस में ये भी आउट हो जाता है पार्टनरशिप में। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, मैंने ऑलरेडी स्टार लगा दिए, आपको वेट करना पड़ेगा कि ICI क्या बताता है इस पे आंसर। मेरे हिसाब से एक भी पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट, X एक फर्नीचर का डिलीवरी करता है, डीलर है, और एन एग्रीमेंट ऑफ द सेल वेयर बाय X हैड टू पे द प्राइस ऑफ द फर्नीचर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना था। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द फर्नीचर विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ Y ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, बिफोर Y हैज पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, और ये वाला केस आ गया आपका ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। ट्रांसफर बाय नॉन ओनर, ये वाला टॉपिक भी मैं आपके सुपर 40 में लिख चुका हूं। आप अभी चेक कराता हूं मैं आपको कौन कौन से टॉपिक मैंने बताए थे। नेक्स्ट, he sold the furniture to Z who purchased it in good faith. उसने बेच दिया है, तो ये आपको पता होगा सेल बाय वन। अब यहां पर सेल बाय वन और दो इसके एक्सेप्शंस होते थे। सेल बाय वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ, तो ये सेलर तो नहीं बेच रहा। अब सेल बाय वन हु हैज बॉट द गुड्स, हु हैड टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बट हैड नॉट ट्रांसफर्ड द पोजीशन, उसके पास पोजीशन या ओनरशिप पोजीशन आ गई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, उसके पहले वो सेल बेच रहा है, लेकिन अगर गुड फेथ में खरीदा गया है तो यहां पर वैलिडली आपको जो बायर है, इसमें बायर जो है उसने ट्रांसफर किया है, जब तक बायर के पास प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो ये भी एक वैलिड सेल होगा, प्रोवाइड उसने गुड फेथ में खरीदा है। और क्या क्वेश्चन में लिखा है ये गुड फेथ में खरीदा है? यस। एक्स ब्रॉट अ सूट इन अगेंस्ट वाई फॉर द रिकवरी ऑफ द फर्नीचर, क्या फर्नीचर रिकवर कर लिया जाएगा? दैट जेड हैड नो टाइटल टू इट, आंसर इज नो, ये कंप्लीट सेल है। एंड जेड विल एक्स ब्रॉट अ सूट, एक्स ने सूट किया है, पहले उसने वाई को बेचा था और वाई ने फिर उसके बाद किसको बेचा था? जेड को बेचा था, तो जेड के पास वैलिड उसके पास ओनरशिप आई है। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए था। ट्रांसफर बाय नॉन ओनर अगर मुझे मिल जाएगा तो नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल हु हिमसेल्फ डज नॉट हैव, ये आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, तो मेरे पास अभी उसका आंसर ट्रांसफर ऑफ टाइटल। फिफ्थ पॉइंट शायद इसका होना चाहिए, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड हैज वेस्टेड ऑन हिम। और यहां पर एक एग्जांपल भी है, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट है, तो इस स्टडी मेट का पेज नंबर है ये, पेज नंबर 2.42, यहां से आप पढ़ सकते हैं, इस हेडिंग से क्वेश्चन था। और यहां पर मैंने देखो लिखवाया भी है, ओरिजिनल ओनर कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम द क्या लिखा हुआ है? इनोसेंट बायर, गुड्स रिकवर नहीं, गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कंक्लूजन मैंने आपको बताया, कैन नॉट होना चाहिए, कैन लिखा हुआ है यहां पर, कैन नॉट होना चाहिए कि गुड्स रिकवर आप नहीं कर पाएंगे अगर उसने गुड फेथ में खरीदा। अगर गुड फेथ में नहीं खरीदा तो आप उससे गुड्स रिकवर कर सकते हो, फिर ठीक बात चली जाएगी आपकी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन में।
जल्दी से नेक्स्ट पार्ट, against B standard R agrees to sell and deliver 100 kg of tomato as per 100 kg per month shall be delivered on 15th July. Due to the rise in the pricing of tomato in the market, R delivered only 700 kgs on 15th July 2023 and agrees to deliver the balance quantity in the next month. जबकि हमने हमारी जो डेट थी वो कौन सी डेट थी, 15 जुलाई, और 15 जुलाई को आपने शॉर्ट सप्लाई की है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, शॉर्ट क्वांटिटी या एक्सेस क्वांटिटी. B accepted 700 kg of tomato sent by R and R failed to deliver the balance quantity and so B refused to pay for the price of 700 kg of tomato. R filed while fulfillment of the tender conditions stipulated in the contract. क्या यहां पर जो व्यक्ति B standard R agrees to sell, तो B जो है जिसको पैसे मिल गए हैं, B रिफ्यूज टू पे, क्या उसकी कंटेंशन सही है? आंसर इज नो, B इज रॉन्ग. जब आपके पास रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर होती है तो उस समय पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शॉर्ट सप्लाई के पूरे अमाउंट को क्या कर सकते हो, नहीं भाई ले जाओ, हमें तो पूरा ही चाहिए, उस समय पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और रिमेनिंग को बाद में ले लेंगे तो बस आप 700 के लिए पे करने के लिए मना नहीं कर सकते. ये इसका आंसर होना चाहिए था. नेक्स्ट, कैन बी रिफ्यूज टू पे आर for as per the provision of sales of good, आंसर इज नो. ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के वाले केस में आपको पता होना चाहिए, इसका प्रोविजन था. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट, आल्सो एक्सप्लेन वेदर कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कैपिटल शैल बी, अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन था कंपनीज का. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में 11th क्लास 11th का टॉपिक है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें आपने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स लिखा होगा. मेरे हिसाब से उनके बारे में बताया होगा क्या क्या होता है उनके पास, वोटिंग राइट्स वगैरह, पार्टिसिपेट. मेरे हिसाब से ये आपने बीकॉम की स्ट्रेटेजी से सॉल्व किया होगा कि बस भर दो, 11-12 की बुक्स के अंदर सारी चीजें लिखी जाती हैं. नेक्स्ट, मेयर साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये वाला टॉपिक भी मैंने सुपर 40 के अंदर डाला था. अब आप बोलोगे सुपर 40 बोल रहे हो, तब से क्या थी ये सुपर 40? इनकेस आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितने टॉपिक उसमें से क्वेश्चन में आए थे. देखिए, ये लिस्ट बनाई थी मैंने आपको सुपर 40 की, जिसमें मैंने बोला था कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे. मेयर साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, क्या हम यही वाला क्वेश्चन देख रहे थे? अभी चेक कर लेते हैं. ये देखिए, मेयर साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड और एक्सप्लेन उसके स्टेटमेंट जब ये जो प्रोविजन है वो होल्ड गुड नहीं करता. आगे 1-2 और क्वेश्चन दिखाता हूं मैंने जो इसके अंदर मार्क किए थे और वहां से आए हैं. ब्रीच वाला टॉपिक मैंने मार्क किया था, यहां से क्वेश्चन आया आपका, एंटिसिपेटरी ब्रीच और डैमेजेस वाला पॉइंट यहां पर आया था. नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट में क्या क्या आ चुका है. अभी तक मैंने कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनीज में कुछ सिलेक्टेड कंपनीज लिखी थी कि सब्सिडरी कंपनी आपको पता होनी चाहिए. सब्सिडरी कंपनी की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां पर बता दो कि वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी. नेक्स्ट, पार्टनरशिप में अभी तक कहां आया, अभी हम आगे पूरे क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं है. इंप्लाइड अथॉरिटी प्लस एक्सेप्शंस, जाके ऊपर क्वेश्चन था मैंने आपको दिखाया था भी इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है. सेक्शन 19 और सेक्शन 22 इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं आता. 19 वाला आंसर आपको यहां पर लिखना था. तो यहां तक के पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुका हूं, किसमें, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, कुछ भी घुमाया नहीं गया है. नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द रूल दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड विद पार्टनर सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. इस क्वेश्चन में बच्चों को आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देख के जाना. उसके अंदर मैंने सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ये वाला जो क्वेश्चन है सेक्शन 48 है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, और इसका सैंपल आंसर मैंने बच्चों को लिख कर दिया था कि इनकेस अगर ये एग्जाम में नहीं, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपके पास इसको आंसर को फ्रेम करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो मैं ऑलरेडी इसको फ्रेम करके दे चुका था कि इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में से है जो अगर एग्जाम में आ गया तो आप फुल फ्लेज आंसर नहीं लिख पाए होगे. जिन बच्चों का भी पेपर खराब गया है उनसे मैं बता रहा हूं कि आपने पूरी तैयारी नहीं की होगी, उन्हें इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है. नेक्स्ट, एमटीके प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. 5 जनवरी तक कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड बिजनेस टिल नाउ. 7 अप्रैल हो गया, नोटिस दिया है कि आपने ये नहीं भरा है. विच कैटेगरी है, तो आपको पता होगा डोरमेंट कैटेगरी है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती है. टाइप्स ऑफ कंपनी में आपने पढ़ा होगा डोरमेंट कंपनी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए पिछले 2 साल के अंदर, और आपको डेट भी दिख रही है. तो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको यहां पर लिखनी थी. यहां पर खत्म होता है लॉ का पेपर. हालांकि ये अब शुरू हो गया बीसीआर में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपको पता ही होगा कि कुछ चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको मार्क करा सकता हूं कि एमसीक्यू वगैरह के आंसर क्या होने. तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि क्या क्या लिखना आना चाहिए था आपको. What do you mean by verbal communication? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. वर्बल कम्युनिकेशन यूज ऑफ वर्ड्स होता है, आपको लिख के भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, पता होगा आपको. फिर एक वर्ड आया यहाँ पर टायरनी. टायरनी जो वर्ड है वो किसको शो करता है? ऑपरेशन को शो करता है. अगर आपके यहाँ पर तुक्के मारे हैं तो वीडियो को मत देखिएगा, आपके तुक्के अगर गलत होंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे. छोड़ दीजिए, आगे अपना तैयारी कीजिए. मैथ के लिए मैं आपको बता दूंगा, स्किप कर दीजिएगा थोड़ा सा. नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी जो चीज है वो है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसमें जो एंथ्रो है वो मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी को बताता है, और जो पोलॉजी है वो जो ओपोलॉजी है, जो यहाँ पर वर्ड जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो स्टडी को दिखाता है. तो ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से.
इसमें स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे स्टडी लगा के आए होंगे, कुछ बच्चे मैनकाइंड लगा के आए होंगे। मेरे हिसाब से दोनों ही बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक देना चाहिए। आपका क्या इसमें रिस्पॉन्स है मुझे बताना। अगर आपकी कोई सही अच्छी एक्सप्लेनेशन है तो मुझे बताना कि इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर इनकेस आपका पूरे क्लियर हो कि ए या सी में से ये आंसर होना चाहिए तो मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट, प्रेसेस वगैरह आपने कर ही लिए होंगे, आगे चलते हैं। स्टार नेटवर्क क्या होता है आपको पता होगा कि उसके अंदर इस तरीके से स्टार नेटवर्क का आपने एग्जांपल बनाया होगा कि स्टार नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन इस तरीके से फॉलो हो जाती है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं कोहेरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोहेरेंस के अंदर कि इसकी लैंग्वेज याद नहीं होती। मैंने इसीलिए बच्चों को इसके लिए भी लिख के दिया था कि कोहेरेंस का मतलब होता है कि जब भी जो स्पीकर होता है वो जंप करता है वन वर्ड टू अनदर, वन फ्रेज टू अनदर, वन कंक्लूजन टू अनदर, तो इसके अंदर हमें आइडिया समझ में नहीं आता कि मैसेज में चल क्या रहा है। तो आपको एक लॉजिकल ब्रिजिंग देनी थी अपने मैसेज के अंदर, कोई वर्ड्स को किस तरीके से ब्रिज करना है ताकि उसको समझ में आ जाए। तो अगर आपके लॉजिकल ब्रिजिंग वाले वर्ड इसके अंदर है जिसमें सेंटर जो है वन कंक्लूजन टू अनदर, वन आइडिया टू अनदर, वन फ्रेज टू अनदर, वन मैसेज टू अनदर, उस पर बार बार जंप कर रहा है तो डिफिकल्टी हो जाती है अंडरस्टैंड। अगर इस सेंस में आपने इसका आंसर लिखा है तो 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। लिखना क्या चाहिए था कोहेरेंस वाले केस में, मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूं आपको जल्दी से। कोहेरेंस, अगर आपके टीचर ने आपको ये अलग से लिख के दिया होगा तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आई होगी, और आप स्टडी मैट से पढ़ के गए होगे तो आप पक्का भूल गए होगे कि कोहेरेंस क्या चीज थी। तो ये थी एप्लीकेबिलिटी, रिटन स्पीच में होता है। ये जो कीवर्ड था इसका लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंसेस जिसमें अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया ऑफ द बिजनेस इज राइटर जंप्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एंड यूजेस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो इस तरीके से आपको समझाना चाहिए था। ये आंसर कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, फेरी का मतलब क्या होता है? तो फेरी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, तो इसका आंसर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था। और फिर चेंज द वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो आपको कर ही लिया होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने थे। नेक्स्ट, चेंजेस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव पैसिव, आपको पता है फोर्स हिम टू स्टील द मनी आउट ऑफ हिज डैड्स रूम, तो क्या ही वाज फोर्स्ड टू स्टील बाय द मनी बाय देम आउट ऑफ हिज डैड्स रूम, इस तरीके से आप बना के होंगे। लेट द क्लास नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, द बॉयज एक्सप्लेन्ड with joy that they had won the match, तो hurray we won the match, इस तरीके से आप we won the match, इस तरीके से आपको बनाना था मेरे हिसाब से। ये इंग्लिश वाला पार्ट है, आप कर चुके होंगे। नेक्स्ट, गिफ्ट द गैप, जैसे एमसीक्यू है तो इसका आंसर होना चाहिए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, इसका आंसर होना चाहिए। रेड लेटर डे जो है ये इंपॉर्टेंट डे, इसका आंसर होना चाहिए। कई सारे बच्चे ऑस्पिशियस डे लगाए होंगे, उसकी करेक्टनेस के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता, इंग्लिश का पार्ट है, फिर भी मेरे हिसाब से जो आंसर है इसका ए होना चाहिए। डॉलर डिप्लोमेसी, इसमें भी मैं बता दूं आपको कि एक आंसर नहीं हो सकता इसका, बस जो है आंसर नंबर बी। बाकी डॉलर की डिप्लोमेसी का मतलब है जब डॉलर को यूज करके आप मनी अर्न कर देते तो वो चीज मेकिंग मनी भी हो सकता है, प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकता है, और कैश फ्लो शायद नहीं हो सकता है। जो भी इन तीनों में से कोई भी आंसर इसका लगाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 एमसीक्यू आपके ऐसे थे इसमें जिसके 2-3 आंसर पॉसिबल थे, इसमें 3 आंसर पॉसिबल थे, और एक जो मैंने आपको ऊपर बताया था स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी वाला, मेरे हिसाब से इसकी क्लैरिटी नहीं है मुझे आंसर की, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कैसा आंसर होना चाहिए था। ये आपका खत्म हो जाता है लॉ का पेपर। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। जिन भी बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं आपको बता दूं कि पेपर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, आपकी तैयारी में कमी थी, और जैसा भी पेपर हो चुका है वो मैथ के पेपर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप मैथ के पेपर के लिए फुल फ्लेज तैयारी करिए। मैथ के पेपर के लिए मैं आपके लाया हूं एक गिफ्ट है आपका, सिर्फ नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि समय कम है। तो क्या गिफ्ट है वो मैं समझाता हूं। नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है मेरे पास, और वो ये गिफ्ट है कि आपके पेपर की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आपके पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल स्ट्रेटजी है। मैथ में मैं आपको कल अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके बता देना मुझे, किसी को चाहिएगा होगा तो जल्दी, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको 100 क्वेश्चंस दूंगा, 100 एमसीक्यूज दूंगा, और आप मान के चलिएगा कि 40 नंबर की मैथ आती है तो आप मान के चलिएगा मिनिमम आपको 20 से 25 क्वेश्चन वहां से दिख जाएंगे। ये काफी एक्सपर्ट एनालिसिस और हमारे मैथ की फैकल्टी से बात करके और काफी सारे एनालिसिस उन्होंने जो की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप मान के चलिएगा कि अगर कुछ नहीं आता तो जब कुछ नहीं आता तो उसमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सारे फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, सारे फॉर्मूले जो मैथ के अंदर होते हैं प्लस 100 एमसीक्यूज, और ये काम बाद में करना है, ये सेकंड प्रेफरेंस पे करना है मैथ वाला काम। फर्स्ट जो आपको करना है, जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं, आपको पूरा स्टैट्स पढ़ के जाना है। स्टैट्स आपका कंप्लीट
कंप्लीट पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल जैसे मर्जी पूरा आपको ग्रिप बना लेना है, स्टैट्स पे कोई कमी नहीं छोड़नी है। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। रीजनिंग कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस या स्टडीमेट से आने वाले क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको स्टडीमेट से नहीं दिखेगा, जैसा मेरा मानना है। रीजनिंग में नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, आपको बस एक बार देख लेना कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। पूरी कंप्लीट रीजनिंग को आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे देना, वो भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो। और स्टेट्स को आपको अपने पूरे पेपर की स्ट्रेटेजी का 60% टाइम देना है, और बाकी का आपको जो 30% टाइम है वो आपको लगाना है मैथ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे और सारे फॉर्मूले को देख के। ये मेरे हिसाब से नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास है स्ट्रेटेजी। 100 एमसीक्यूज मैं आपको कल दूंगा, तब तक आप स्टेट्स की प्रिपरेशन करिए। जैसे स्टेट्स की प्रिपरेशन हो जाए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जितनी जल्दी मुझे कमेंट्स दिखेंगे बच्चों के कि हाँ अपलोड कर दीजिए, नहीं भी दिखेंगे वैसे मैं तब भी अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं अगली किसी स्ट्रेटेजी यानी कि अगले 100 उन क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच।